तो आज का जितने भी क्वेश्चन है जीके जीएस मास्टर क्लासेस की, तो इसमें सारे आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मॉक टेस्ट दो या किसी भी प्राइवेट एप्लीकेशन पर जाकर मॉक टेस्ट दो, वहाँ पे आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि आज का क्वेश्चन सारा एसएससी सीजीएल सीएचएल जीडी या रेलवे के हर एक एग्जाम को मिला के लाया हूँ, जिसमें आपका थोड़ा एनालिसिस बढ़ेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो आज का क्वेश्चन सारा रिपीटेड है, यानी वन लाइनर जितने क्वेश्चन बनते हैं सारा मैं आज ला चुका हूँ। और कल हम करेंगे फुल डीप में क्वेश्चन। तो देखो बिना लेट किए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में अच्छ सूक्त यानी जुए के खेल का वर्णन और नदी सूक्त का उल्लेख मिलता है। तो पहला का आंसर हो जाता है सी, 10वां मंडल में इसका वर्णन मिलता है। अब देखते हैं यहाँ करेक्शन में। तो ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 10 सबसे अंत में जोड़ा गया था। और इसमें पुरुष सूक्त यानी वर्ण व्यवस्था, जो भारत में 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो वो इसमें वर्णन है ऋग्वेद में। और अच्छ सूक्त और नदी सूक्त शामिल है किसमें? 10वां मंडल के, ऋग्वेद के 10वां मंडल में। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, चौल काल के दौरान शालाभोग शब्द का प्रयोग किस प्रकार की भूमि के लिए किया जाता था। तो यह किस भूमि के लिए किया जाता था? तो विद्यालय में रख रखाव के लिए किया गया था। तो देखो मैं जितने सिलेबस कराया हूँ पीछे, उसमें ये सब कुछ पॉइंट छोड़ दिया हूँ वैदिक काल में, तो उसे अभी करवा दे रहा हूँ प्रैक्टिस सेट में। और देखो, चोल प्रशासन के शालाभोग किस स्कूल के रख रखाव के लिए आवंटित भूमि थी, यानी ब्रह्मदेव जो ब्राह्मणों के और देवतान मंदिर की दी गई भूमि थी। कौन सी? ये जो ये नाम रखाया गया था शालाभोग। अब देखो तीसरा, राजमनामा किस भारतीय महाकाव्य का फारसी अनुवाद है, यानी ये जो नाम है, ये राजमनामा, तो ये किस भारतीय महाकाव्य का फारसी है। तो देखो भारत में महाकाव्य तो दो ही है, एक महाभारत, दूसरी रामायण। तो महाकाव्य से तो आप लोग जानते होंगे, वैदिक काल में मैं पढ़ाया था, पूछे महाकाव्य कितने हैं, तो दो है। कौन कौन? तो महाभारत और रामायण। और यहाँ पूछा है राजमनामा महाकाव्य का फारसी अनुवाद को क्या है। तो इसका आंसर हो जाता है महाभारत का ये फारसी अनुवाद है राजमनामा। कौन सा? महाभारत की फारसी में लिखा गया है। तो अकबर के आदेश पर फौजी और बदायूनी ने महाभारत का फारसी अनुवाद किया, यानी अकबर के अनुसार के में ये दो व्यक्ति थे, फौजी और बदायूनी। तो देखो अकबर इसीलिए महान कहलाया था, क्योंकि देखो महाभारत वो एक हिंदू धर्म की किताब है और अकबर एक मुस्लिम था। तो फिर भी जो हिंदू धर्म की पवित्र जो किताब है जैसे महाभारत, उसको फारसी में करता है क्योंकि वो पढ़ के समझ सके, और वहाँ के जितने शासनकाल के लोग थे वो भी पढ़कर समझ सके। इसीलिए अकबर महान कहलाता है। और महाभारत का फारसी अनुवाद किया, और जिसका शीर्षक राजनामा यानी युद्ध की पुस्तक रखा, यानी ये नाम रखा फारसी में। तो महाकाव्य का फारसी में नाम क्या है? तो राजनामा। वो कौन लिखवाया था? अकबर। देखो चारवां क्वेश्चन क्या कहता है। तो 8वीं शताब्दी के मैसूर साम्राज्य के संदर्भ में कंच कंदचार क्या था, यानी ये जो कंदचार क्या था मैसूर साम्राज्य के संदर्भ में। तो इसका आंसर हो जाता है ए, यानी सैन्य विभाजन। क्या था वो? सैन्य विभाजन। तो देखो हैदर अली और टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान को आप जानते ही होंगे, नीचे की जो केरल तमिलनाडु ये साइड में इनका शासनकाल था। और हैदर अली और टीपू सुल्तान के शासनकाल में कंद चार राज्य के सैन्य विभाजन विभाग का नाम था क्या? कंद चार। अब देखो पांचवा क्या है। तो पांचवा, वायसराय लॉर्ड कार्जन द्वारा 1902 में विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति किसी की अध्यक्षता में हुई थी। तो ये किसके अध्यक्षता में हुई थी? तो सर थॉमस रेले। तो इनके नेतृत्व में, अध्यक्षता में ये विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति पत्र मिली थी इनको। थॉमस रेले की अध्यक्षता में गठित इस आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम यानी 1904 प्रेरित किया गया था। तो देखो इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे देता हूँ, और सारे पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलते हैं, और वो बायो में रहेगी, उसे आप करें। और आज का जो क्वेश्चन है मैं फिर बोल रहा हूँ सारा रिपीटेड है, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं हर एक एग्जाम में। जरूरी नहीं कि जीडी ही में, हमें हर एग्जाम को देखते चलना है, क्योंकि जीके जीस एक ही सिलेबस है। चाहे आप एसएससी के एग्जाम दें या रेलवे का एग्जाम दें या किसी और का एग्जाम दें, जीके जीएस सिलेबस एक है। हाँ, मैथ का सिलेबस थोड़ा अलग हो सकता है, जैसे मैथ का परसेंटेज है, परसेंटेज में एसएससी में ज़्यादा पॉपुलेशन और जनगणना के आधारित क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन रेलवे में वही जनगणना और पॉपुलेशन के आधार पर नहीं बनते हैं। वहाँ क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज से, कि इतने की जगह इतना लिखा गया है, तो उसको सही मान बताएं, या वहाँ अलग ही टाइप का क्वेश्चन बनता है। बाकी एसएससी जीडी में
पॉपुलेशन बेस और जनगणना बेस, ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आज का पॉपुलेशन इतना है और 10 साल के बाद कितना होगा, वो इस तरीके से एसएससी में ज़्यादा पूछते हैं। तो आप लोग इन सब टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर देखो छठा क्या कहता है, छठा है गुप्त काल में प्रयुक्त विष्टि शब्द का क्या अर्थ है, यानी ये जो विष्टि शब्द है इसका गुप्त काल में क्या अर्थ था। तो देखो इसका अर्थ हो जाता है जबरन श्रम, यानी बेगर। बेगर मतलब तो जानते होंगे, यानी विष्टि राज द्वारा लिया जाने वाला मुफ्त या जबरन श्रम था और जिसके कर का एक रूप माना जाता था, यानी पैसा लेने का एक रूप माना जाता था, इसे किसे विष्टि का। देखो सातवां क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत के किस शासनकाल ने सिजादा और पाबोस की प्रथा की सख्ती से लागू किया। तो वो कौन किया था, तो वो किया था ये गयासुद्दीन बलबन। ये दिल्ली सल्तनत का नाम बोला, ये इल्तुतमिश भी दिल्ली सल्तनत में आता है, अलाउद्दीन खिलजी भी इसी में आता है, लेकिन इसका आंसर हो जाता ये गयासुद्दीन बलबन। तो देखो बलबल ने ईरानी परंपराओं को अपनाकर सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इन प्रथाओं को अनिवार्य किया, यानी जो ये सब कहाँ के थे, तो ईरान के थे। तो देखो ईरान का जो परंपरा थी वो ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके कारण ये पीर कहलाने लगा और इसी चलते से अपना प्रतिष्ठा बढ़ाया, क्या करवा के वहाँ का परंपराओं को अपना गया। और देखो आठवां क्वेश्चन है हिल्बर्ट बिल विवाह यानी 1883 का मुख्य कारण क्या था। तो इसका मुख्य कारण हुआ था भारतीय जजों को यूरोपीय उत्तराधिकारियों के मुकदमे पर सुनाने का अधिकार मिला। कब, 1883 में मुख्य कारण थे। और देखो लॉर्ड रिपन के समय आए इस बिल का अंग्रेजों ने विरोध किया और क्योंकि यह भारतीय और ब्रिटिश न्यायाधीशों को समान अधिकार देता था। ये जो लॉर्ड रिपन है, ये भारत की जनगणना जो द्वितीय जनगणना होती है, यानी जो समकालीन जनगणना कब होती है, तो स्टैटिक जी के कल की क्लास में बताया था लॉर्ड रिपन द्वारा होती है। तो वो आप स्टैटिक जी के नहीं किए क्लास भारत की जनगणना, तो वो जाकर कर लें, काफ़ी ये लॉर्ड रिपन इंपॉर्टेंट नाम है। तो देखो ये हिस्ट्री का है और आप स्टैटिक जी के में पढ़े, उसका नाम यहाँ आ गया तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इसे आप स्टैटिक जी का भी क्लास कर लें। फिर देखो 9वां क्वेश्चन आता है विजयनगर साम्राज्य में आमराम क्या था, यानी ये जो आमाराम है ये क्या था विजयनगर साम्राज्य में। क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है, 1336 ईस्वी में। कौन करता है, हरिहर और बुक्का, दो भाई थे और वो इब्राहिम यानी दिल्ली सल्तनत के काल में जो इधर आकर किए थे। तो देखो अमराम का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है सेना नायकों को दो जाने वाली भूमि, यानी सेना नायकों को दी जाने वाली भूमि को आमाराम कहा जाता था। और न्यायाकार प्रणाली के तहत राजा द्वारा सैनिक कमांडरों को उनके वेतन और खर्चे के बदले दी गई भूमि अमराम कहलाती थी। क्या कहलाती थी, अमराम। फिर देखो 10वां क्वेश्चन अभिनव भारत सोसाइटी 1904 की स्थापना किसने की। तो किसने की, तो ये करते हैं वी डी सावरकर ने। वी डी सावरकर ने पूना में इस गुप्त क्रांतिकारी संगठन की नींव रखी थी। कहाँ, तो पुणे में। और गुप्त क्रांतिकारी की नींव रखी थी, कब रखी थी, तो 1904 में। फिर तो 11वां क्वेश्चन है कोरियोलिस बल यानी कोरियोलिस फोर्स कहाँ शून्य होता है। तो देखो आप ज्योग्राफी का और ज्योग्राफी यानी फिजिकल प्लस इंडिया ये मिक्स आया है, अब यहाँ से लेगा। तो इसी तरीके से हम करंट अफेयर भी देखेंगे अंतिम में, हमारा स्टैटिक जीके जो कि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन तो करंट ही अफेयर के रहते हैं, तो उसे लास्ट में इसलिए रखता हूँ कि आप लोग लास्ट तक देखें। तो देखो ये जो कोरियोलिस बल है ये कहाँ शून्य होते हैं, तो ये होते हैं यहाँ विषुवपूर्ति रेखा में यानी इक्वेटर पर ये शून्य हो जाता है। और देखो पृथ्वी के घूर्णन के कारण लगने वाला यह बल भूमध्य रेखा पर यानी जो 0 डिग्री है ये भूमध्य रेखा कहलाती है, इक्वेटर होता है। और ध्रुवों पर अधिकतम ये होता है। तो देखो इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है भारत के नीचे से घूर के गुजरती है, यानी इंडियन ओशियन से। बाकी जो कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा मिजोरम, ये 8 राज्य से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरते हैं। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सूरज जो है लंबवत चमकती है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो नीचे की राज्य जैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
केरल, ये सब में आपको जितने भी आदमी मिलेंगे आपको सौले कलर के मिलेंगे, यानी गोरे नहीं मिलेंगे। बाकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो ऊपर वाली राज्य जैसे झारखंड के ऊपर आ गया, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब में थोड़े सौले रंग के मिल जाएंगे। और उसके आर ऊपर आप जाइएगा जैसे लद्दाख, कश्मीर, तो वो साइड आपको पूरे गोरे गोरे मिलेंगे। तो यही कारण है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कारण है। बाकी ये जैसे साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अफ्रीका को आप देखेंगे पूरा काला काला रहता है, सोशल मीडिया पे आप लोग देखे होंगे। तो वो एकदम डायरेक्ट इक्वेटर पर है, इसीलिए वो काला है। बाकी साउथ अफ्रीका जो एशिया जो प्रायद्वीप है, साउथ अफ्रीका, अफ्रीका, तो उसके ऊपर का जो जैसे इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सब हो गया जहाँ पे आपको गोरे गोरे मिल जाएंगे, जो एक खास इक्वेटर पर है, वहाँ आपको सिर्फ काले देखने को मिलेंगे। तो ये है इक्वेटर का कमाल, यानी भूमध्य रेखा का कमाल, जिसे हिंदी में जीरो अक्षांश बोलते हैं। नहीं, जीरो अक्षांश ऊपर हो गया, और इसे हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, इंग्लिश में इक्वेटर, यानी बीच के समान। और फिर देखो 12 क्या कहता है। 12 है, डोलड्रम्स दबाव पेटी किन अक्षांशों के बीच स्थित है। तो देखो ये सब क्वेश्चन आपको कोई टॉपिक में नहीं पढ़ाया होगा, ना कोई पढ़ाएगा, ये सब आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट में ही मिलेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, यानी 5 डिग्री एन से 5 डिग्री एस तक, यानी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक। इसका आंसर हो जाता है डोलड्रम्स दबाव पेटी। ये अक्षांश और दिशांश आप शायद पढ़े होंगे 6 क्लास में। देखो इस शांत पेटी भी कहा जाता है, और चूंकि यह निम्न वायु दबाव के कारण हवाई बहुत धीमी चलती है, यहाँ पे जो 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पर हवाई काफ़ी निम्न चलती है। फिर आता है 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। तो अरब महासागर में सबसे लंबी गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हो जाती है, तो नर्मदा नदी। कौन सी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है और 1312 किलोमीटर बहने के बाद खंभत खंभत की खाड़ी में गिरती है। तो ये हो गया इसका सटीक एग्जाम्पल। देखो 14 क्वेश्चन क्या कहता है। 14 क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। यानी ये जो अग्रवलय है, यानी रिंग्स ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ, प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर के किनारे स्थित इस क्षेत्र में दुनिया के सर्वाधिक भूकंप और जलवायुमुखी आते हैं, यानी जलवायुमुखी जो आग उथलता है, अब भूकंप भी इधर ज़्यादा होते हैं। 15वां क्वेश्चन, मानसून के अचानक आगमन यानी बर्स्ट ऑफ मानसून के लिए जिम्मेदार सेट स्ट्रीम कौन सी है। तो इसकी जिम्मेदार स्ट्रीम हो जाते हैं उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट, जो उष्णकटिपूर्वी जेट होती है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम तिब्बत के पठार के गर्म होने से बनती है। कहाँ से बनती है, तो तिब्बत के पठार से गर्म होने से बनती है, और मानसून को भारत की ओर ढकेलती है। जो मानसून है उसे गर्म होने के बाद भारत की, मतलब ये साइड ढकेलती है। फिर 16वां क्वेश्चन, मालवा का पठार मुख्य रूप से किन राज्यों में है। तो ये मुख्य रूप से किस राज्यों में, तो इसका आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में मालवा का पठार है। अब देखो यह पठार अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच स्थित है, जो लावा ब्रोस्ट मिट्टी से बनता है। तो देखो ये अरावली जो है, इसका केस तो आप लोग अभी जानते ही होंगे, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये काफ़ी प्रचलित पहाड़ है, जिसके हर एक एग्जाम में आपको नाम देखने को मिल जाएगा, अरावली। फिर आता है 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी झील बैकल कहाँ है। तो यह कहाँ है, तो यह है रूस में है, और रूस के साइबेरिया में स्थित बैकल झील दुनिया की सबसे पुरानी और गहरी मीठे पानी की झील है, यानी ये मीठी पानी की सबसे गहरी झील है। फिर देखो 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबल लामजाओ किस झील पर है। तो यह किस झील पर है, तो ये है वूलर झील पर है। तो देखो मणिपुर की लोकटक झील, जो पिछले प्रैक्टिस सेट में मैं कराया था, ये लोकटक झील ने फुमादी यानी तैरता घास के ऊपर यह नेशनल पार्क स्थित है, ये तैरता हुआ घास है। फिर देखो 19वां क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल के किस भार परत में स्थित है। तो यह किस परत में स्थित है, तो वो मध्य मंडल में स्थित है, हाँ सॉरी, संत मंडल में स्थित है, ये नहीं होगा सी। तो ओजोन परत सूर्य की पराबैंगनी किरणें यानी यूवी रे को खोलकर पृथ्वी की रक्षा करती है।
फिर 20वां क्वेश्चन है, गरजता चालीसा क्या है? यानी ये जो रोइंग फोर्टिस है ये क्या है? तो ये हो जाता है तेज पछुआ हवा, यानी पछुआ हवा जो चलता है तेज और दक्षिण गोलार्ध में 40% अक्षांश पर चलने वाली तीव्र हवाएं को नाविकों के यह नाम दिया गया है। यानी जो दक्षिण गोलार्ध में 40% के डिग्री में चलती है ये हवा। फिर आ जाता है 21वां क्वेश्चन, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द का जोड़ा गया है। तो यह 42वें संशोधन में। तो देखो आपका पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, अब 10 क्वेश्चन पॉलिटी का चलेगा। तो इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 22वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पहली बार आखिरी बार बदलाव हुआ था। यानी 42वां संशोधन में प्रस्तावना, जो हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी निरपेक्ष जो हम पढ़ते हैं स्कूलों में, उसे बोलते हैं प्रस्तावना। वो 22वां संशोधन लास्ट में हुआ था इंदिरा गांधी के काल में। देखो अब आता है 22वां क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 360 में। तो देखो अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय संकट के समय इसकी घोषणा कर सकती है आपातकाल की। किस अनुच्छेद के तहत? तो 360। अब देखो आ जाता है 23वां क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्षता कौन करते थे? तो इसमें सरदार सरदार पटेल कर रहे थे। और सरदार पटेल ने रियासतों के एकीकरण और प्रांतों के ढांचे पर महत्वपूर्ण कार्य किया। यानी जो देसी रियासतें थी, यानी अंग्रेज जो था वो चाहता था भारत को कई हिस्सों में तोड़ने का। तो उस टाइम देसी रियासत 500 कुछ चल रही थी। अ, तो उसे जो ये थे पटेल, सरदार पटेल, तो ये काफ़ी महान काम करके गए। नहीं भी हमारा भारत जो 2 हिस्सों में बँटा था, भारत पाकिस्तान, वो अभी कई छोटे-छोटे 500 हिस्सा में बँटा हुआ था। लेकिन अगर ये नहीं रहते सरदार पटेल तो ऐसा होता। लेकिन ये थे जो भारत को एक बना। देखो 24वां क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में है। और यह राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो देखो डीपीएसपी क्या होता है? तो डिस्ट्रिक्ट, इसका फुल फॉर्म आप लोग जाके गूगल पे सर्च करिएगा। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं इसको पूरी क्लास स्ट्रेटेजी के सॉरी पॉलिटी में करवा दूंगा। ये डीपीएसपी काफ़ी इंपॉर्टेंट। देखो 25वां संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अंतर हो सकती है? तो देखो 6 महीने का अंतर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और संवैधानिक अनिवार्यता है कि संसद कम से कम वर्ष में 2 बार अवश्य मिले। कौन? संवैधानिक विकास के साथ संसद। फिर आता है अब 26वां क्वेश्चन। तो देखो 26वां क्वेश्चन क्या है, सीएजी यानी नियंत्रक एवं मौलिका परीक्षक का कार्यकाल कितने होता है? तो यह 6 वर्ष से 56 वर्ष तक होता है। कितने? 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक ये सीएजी का एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी भारत की संचित निधि के खर्चे का ऑडिट करता है। अब आता है 27वां क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो किसे देते हैं? तो वो देते हैं राष्ट्रपति को। तो ये तो आप लोग सभी जानते ही होंगे। नहीं, उपाध्यक्ष को देते हैं, राष्ट्रपति को तो ये देता है। तो अध्यक्षता और उपाध्यक्ष एक दूसरे को संबोधित करके अपना इस्तीफा सौंपते हैं। फिर आता है 28वां क्वेश्चन, ये संपत्ति का अधिकार अब कैसे अधिकार है? तो यह कानूनी अधिकार है, यानी संपत्ति आपका कानून देता है। और 14वें संशोधन यानी 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में डाला गया था। फिर आता है 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन आ जाता है, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल कानून से है, जो कि इसका सी आंसर हो जाएगा। और इसे 22वें संशोधन 1985 द्वारा राजनीतिक अस्थिरता लाने के लिए जोड़ा गया था। 30वां क्वेश्चन, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के जज किस आयु में रिटायर होते हैं? तो वह 62 आयु में रिटायर हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति देते हैं, यानी इस्तीफा। 31वां क्वेश्चन, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा के ई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब देखो आ जाता है साइंस का क्वेश्चन। इसके बाद स्ट्रेटेजी के करेंगे। तो ये 4 गुना हो जाता है। क्या कितना गुना? 4, यानी के ई पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये कुछ ये सूत्र है जो कि आप ऐसे समझने पे आएगा नहीं, तो इसे आगे का स्किप करते हैं। फिर आता है 32वां क्वेश्चन,
ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्वी आंतरिक परिवर्तन पर काम करता है ये। और इसमें प्रकाश शीघ्र से बिना ऊर्जा हानि के कांच के धागों में के माध्यम से परिवर्तित होकर चलते हैं। कांच के धागों के और फिर आता है एस्पिरिन। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम हो जाता है एसिटाइल सैलिसिल एसिड। क्या? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। तो यह एक दर्द निवारक यानी ये दर्द का तेल में काम आता है। जो दवा है यानी ये दर्द के तेल में काम आता है ये। धातु धातुओं को खींचकर तार बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अ, तन्यता। जो सोना सबसे अधिक तन्य धातु है और इसे सोना को कितनों पतला करके कितनों लंबा बनाया जा सकता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का ब्लड नहीं जमता? तो देखो यह विटामिन के द्वारा थक्का नहीं जमता। तो ये मैं पिछले क्लास में भी कराया था। अब देखते हैं 36वां क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके कारण है? तो यह होता है ये बैक्टीरिया के कारण। तो देखो मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष को कहा जाता है। फिर आता है 38वां। आधुनिक आवर्त सरलीकरण जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है मोजोले का। फिर आता है 39वां क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर मात्रा क्या है? तो इसकी आंसर हो जाएगी दूरी का। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो ये पारा में जाती है यानी मैरिकुरी में, मरकुरी में। और देखो ये सब है साइंस का क्वेश्चन है, आपको ऊपर से बाउंस करेगा इसीलिए स्किप कर रहा हूँ ये जो व्याख्या है। अब देखेंगे स्टैटिक जीके और करंट अफेयर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है संघाई सहयोग गठन यानी एससीओ का 9वां पूर्व सदस्य देश कौन सा था? तो इसका 9वां पूर्व सदस्य ईरान था। कौन था ईरान? तो देखो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और 2027 के शिखर सम्मेलन में ईरान आधिकारिक रूप से इसका हिस्सा बना। यानी जो 2027 G20 सम्मेलन होता है उसका मेन अध्यक्ष भारत रहता है। G20 रुको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। G20 इसके बारे में आप लोग गूगल पर जाकर जरूर सर्च करके अच्छे से देख लेना। फिर आता है ये भारत का पहला सौर शहर यानी सोलर सिटी कौन सा है? तो पहला सोलर सिटी होता है सांची यानी एमपी में। कहाँ है? एमपी में। एमपी में हो जाता है। यह मध्य प्रदेश का सांची शहर पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित परियोजनाओं से लॉन्च। और सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो सांची का स्तूप है ये भी मैं बताया था, शायद आपको याद होगा, बौद्ध धर्म का। फिर आता है आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर एलिजेंस का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय हो जाता है गुरुग्राम में जो दिल्ली में है। फिर आता है यह भारत में स्थित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 2015 में हुई। कब हुई? 2015 में। फिर आता है पद्म विभूषण 2014 प्राप्त व्यंजय तिमलक का संबंध किस नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाता है ये भरतनाट्यम। तो देखो ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे एक प्रसिद्ध अभिनेत्री और शास्त्रीय नृत्य गाना गाते थे ये। 45वां क्वेश्चन क्या कहता है? एशियाई खेल 2027 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल लाए थे? कितने गोल्ड मेडल लाए थे? तो वह 28 गोल्ड मेडल लाए थे भारत ने 2027 के गोल्ड मेडल। तो भारत ने कुल 107 पदक जीते जिसमें 28 गोल्ड शामिल थे और यह भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था इस खेल में। कौन से? तो एशिया खेल 2027 में। अब भारत की पहली क्षेत्रीय एआई यानी एंकर का नाम क्या था? तो वह हो जाता है ये लीसा। और फिर उड़ीसा के एक निजी चैनल ने लीसा को समाचार एंकर के रूप में पेश किया था। फिर 27वां क्वेश्चन आ जाता है वर्ज प्रहार यानी सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता था? तो ये भारत यूएसए के बीच होता था। यानी सैन्य अभ्यास यानी हवाई का ये यह दोनों देश के विशेष सैन्य वालों के बीच आयोजित एक संयुक्त अभ्यास था। यक्षगन कहाँ का लेख नृत्य है? तो यह कहाँ का हो जाता है? तो यह होगा कर्नाटका का। यह नृत्य के संगीत और संवाद का एक पारंपरिक कला रूप में है जो कर्नाटक में प्रचलित था। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी कौन है? तो वर्तमान में हो जाते हैं ये राजीव कुमार। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में
कार्य करे थे। देखो ये सब करंट अफेयर के क्वेश्चन है। वर्ष 2027 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिलता है ये नरगिस मोहम्मदी को। और ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नारगिस मोहम्मदी को महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई के लिए एक सम्मान मिला। तो तैयारी के लिए कुछ टिप्स आपको बताता जाता हूँ। आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो देखो रिवीजन इन प्रश्नों को सप्ताह में एक बार जरूर दोहराना। और व्याख्या यानी में दिए गए अतिरिक्त तत्वों को अलग से नोट करें। और क्योंकि यह प्रश्न अक्सर उनके इर्द गिर्द से बनते हैं, यानी जो क्वेश्चन पैटर्न से बनते हैं। करंट अफेयर यानी नियुक्तों और पुरस्कार को परीक्षा में 15 दिनों पहले दोबारा चेक कर लेना। यानी ये जो टॉपर है रूप सिंह, ये आ जाता है, ये इसको आप एक बार जरूर देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और यहाँ तक कितने लोग आ चुके हैं वो एक बार कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।